बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन चैनल से। और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं, सीनियर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रॉक्सन जी, और उनसे हमने कुछ कल भी बात की थी और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल करके। आपका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। सर, हम जो अपना फिल्म है, अपना क्या नाम था फिल्म का, एक बार? एक उड़ान हौसलों से भरी। तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि फिल्म का जो नाम है एक उड़ान हौसलों से भरी, मतलब कि एक जोश पैदा करती है, एक कुछ नया बहुजन समाज के प्रति उसमें एक संदेश है। उसी पर बात करेंगे रॉक्सन साहब से। रॉक्सन साहब, फिल्म के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में, और जो फिल्म के साथ में जो अब तक जो स्ट्रेटजी रही है, जैसे कि हमें पता लगा है काफ़ी बार कि सेंसर ने अभी तक भी पास नहीं किया है, तो उस पर थोड़ा सा आप लोगों को ज़रूर बताएं कि क्या हमारी फिल्म मैसेज देती है। ये जो फिल्म है ये टोटल SC ST OBC माइनॉरिटीज़ बेस्ड फिल्म है। इस फिल्म में हमने ये दिखाया है कि दलित प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है और दलित प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए, उसकी वजह क्या हो सकती है। क्योंकि 70 साल में अकॉर्डिंग हिंदुइज़्म 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण के 6 प्रधानमंत्री बने, क्षत्रिय के 5 प्रधानमंत्री बने, वैश्य के 2 प्रधानमंत्री बने, लेकिन 70 साल में शूद्र का आज तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? उसकी वजह क्या हो सकती है? तो जिस हमने संविधान के कुछ आर्टिकल्स पढ़े, उसी आर्टिकल से हमें ये पता चला कि 73 जो अमेंडमेंट हो गई और 74 जो अमेंडमेंट हो गई, अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इस देश में 7 सेक्टर है पॉलिटिकल, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, विधानसभा एंड लोकसभा। 73 अमेंडमेंट ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, उनको रोटेशन का अधिकार मिला। 74 अमेंडमेंट से नगर पालिका एंड महानगर पालिका को रोटेशन मिला। और इसी रोटेशन की वजह से आज हमारे SC ST OBC समाज के लोग गांव में प्रधान बन रहे हैं, जिला पंचायत में चेयरमैन बन रहे, जिला परिषद में अध्यक्ष बन रहे, नगर पालिका में नगराध्यक्ष बन रहे और महानिगम में वो महापौर बन रहे, मेयर बन रहे। तो मेरा कहना है और मेरी फिल्म का ये कहना है कि अगर 5 सेक्टर में रोटेशन है तो फिर 2 सेक्टर में रोटेशन क्यों नहीं? एक विधानसभा और लोकसभा, बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन 5 सेक्टरों में रोटेशन आता है और 5 सेक्टरों में रोटेशन के माध्यम से SC ST OBC समाज को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर CM और PM में रोटेशन क्यों लागू नहीं होता है? दैट्स माय क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पूछना मेरा वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है और इसमें कोई प्रोपोगंडा नहीं है। और जिस तरह से मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसर बोर्ड ने मुझे नोटिस दे दिया कि ये पहला नोटिस था मेरा, आई थिंक 7 दिसंबर 2016, ये पहला नोटिस था। उसमें क्लियरली लिखा है कि ये फिल्म आफ्टर रिलीज क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री। ये फिल्म रिलीज होने के बाद इस देश में लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, इसीलिए हम इस फिल्म को रिलीज करने का परमिशन नहीं देते। तो उसमें ये एक क्लॉज है कि भाई आप 15 डेज में आप रिव्यू कमेटी या कोर्ट में चले जा सकते हैं। तो हमने रिव्यू कमेटी को 15 डेज इन बिटवीन हमने अपील किया और रिव्यू कमेटी ने हमें जो डिसीजंस दे दिया, तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म में ऐसे सीन्स दिखाए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है कि कोई भी कास्ट या रिलीजन पर वोट नहीं मांगता है, और यहाँ जो गाइडलाइंस लिखे हैं। लेकिन मैंने जब मेरी फिल्म देखने के बाद
यहाँ के जो मेंबर थे, 4 मेंबर थे, तो सेंसर बोर्ड के रिव्यू कमेटी के, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये मेरा संविधान है, ये भारत का संविधान है, ये संविधान के तहत मैंने ये फिल्म को मैंने निर्माण किया है। इस संविधान को मैंने पढ़ा, संविधान पढ़ने के बाद मुझे 1.5 साल लगा ये इस स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और उसके बाद मैंने सेंसर बोर्ड को मैंने आई थिंक अक्टूबर में मैंने सबमिट की, और अक्टूबर लास्ट वीक में मेरे फिल्म में, 3rd वीक में मेरे फिल्म पर बैन आ गया। 2016 को। तो मैंने उनको कहा कि, तो उन्होंने मुझे बोला कि रोक्सन जी, कई साल आप भी इस चेयर पे बैठे हैं, आपको मालूम है कि सेंसर बोर्ड के मेंबर कैसे किस थ्रू आ जाते हैं। मैंने बोला कि मैं कांग्रेस के पीरियड में मैं सेंसर बोर्ड का मेंबर रह चुका हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कांग्रेस की इज़्म को या कांग्रेस के ऑर्डर पर मैं सेंसर बोर्ड में काम करूं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, हमें इस देश के प्रति, समाज के प्रति, अगर फिल्मों में अगर अच्छा है, समाज को अगर अच्छा मैसेज देने वाली फिल्म है, देश को अच्छा मैसेज देने वाली फिल्म है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, यहाँ मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। अभी जो हमने 2 फिल्में देखी हैं, उन लोगों को सेंसर ने पास किया, उस पर भी ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था, जैसे आर्टिकल 15 जिसमें आयुष्मान खुराना ने एक्ट किया है और प्रकाश झा का आरक्षण है, तो उसमें भी तो कई सवाल ऐसे वो फिल्में भी उठाती हैं जो आरक्षण से रिलेटेड हैं या इस कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, जिसको बहुजन कम्युनिटी, मूल निवासी, SC ST कहते हैं। तो ये आपके साथ क्यों हो रहा है सर? देखिए ब्रदर, ये मेरे ना समझ में ये आ रहा है, क्योंकि ये खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे कुरुक्षेत्र के राजकुमार सैनी जी ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। प्रधानमंत्री को इतनी तीखी चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन सेंसर बोर्ड ने नहीं लिया, ना ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ले लिया। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस फिल्म पर बैन क्यों लगाया, क्योंकि मैंने जिस तरह से जो हिस्ट्री में जो लिखा है, जो इतिहास में है, जो संविधान में है, वही मैंने पिक्चराइज किया है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये संविधान है, इस संविधान में जो 338 जो आर्टिकल है, ये 338 आर्टिकल, ये 338 आर्टिकल है, ये 338 आर्टिकल के माध्यम से हमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि आयोग अपॉइंट यानी कि आयोग गठित करने का राइट ये 338 से मिला। 339 से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब वो राइट देता है, और 340 वो जो ओबीसी का जो आयोग है यानी कि ओबीसी कमीशन है, वो निर्माण करने का ये यानी कि 340 से अधिकार मिलता है। मैंने जब दोनों यानी कि सेंसर बोर्ड ने मेरे फिल्म पर बैन लगाया, तब मैंने 18 फरवरी 2018 को मैंने राष्ट्रपति भवन पर मोर्चा निकाला। दिस इज़ द फर्स्ट मार्च इन दिस कंट्री, और वो मोर्चा मैंने दिल्ली के पंचकुआ भगवान वाल्मीकि टेम्पल से राष्ट्रपति भवन, ये मेरा वे था। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे लॉ एंड ऑर्डर का रीज़न देकर उस मोर्चा को वहाँ ही रुकवाया, और फिर हमारा कुछ डेलीगेशन राष्ट्रपति के पास चला गया, और राष्ट्रपति को हमने 18 फरवरी 2018 को हमने ये लेटर दे दिया, अपील लेटर दे दिया कि भाई ये फिल्म जो है ये टोटल SC ST OBC माइनॉरिटीज़ बेस है। इस फिल्म में हमने रोटेशन का मुद्दा उठाया है, इस फिल्म में हमने 70 साल से दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं, ये मुद्दा उठाया है, और इस फिल्म में जैसे जिस कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के आधार पर बजट में प्रोविज़न चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हमने उठाए, और इनजस्टिस जहाँ जिस स्टेट पर इनजस्टिस हुआ है, इसी इनजस्टिस को हमने पिक्चराइज करके पर्दे पर लाया है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग उसको देखें और उसके बाद सोचे कि इस पर क्यों इनजस्टिस हो रहा है, इस कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है। देखो, मैं बार बार कहता हूँ, और मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई फिल्म इज मिरर ऑफ द सोसाइटी। अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो फिर मेरी फिल्म पर बैन क्यों? तो कहीं सवाल है यहाँ, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं उठाना चाहता हूँ। ये देखिए, लास्ट ईयर में बॉलीवुड में प्रोग्राम हुआ था,
और उस प्रोग्राम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि फिल्म समाज का प्रतिबिंब होता है, समाज का आईना होता है। तो मैंने समाज के हर प्रॉब्लम्स को मेरे फिल्म को मैंने दिखाया है। तो मोदी सरकार के इस सेंसर बोर्ड ने मेरे फिल्म पर बैन क्यों लगाया? अगर फिल्म समाज का आईना है और मैं वही समाज इस फिल्म में मैंने दिखाया है, तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? उसकी वजह क्या हो सकती है? ये दूसरी बात, मैंने शेड्यूल कास्ट कमीशन के अध्यक्ष मिस्टर राम शंकर कठारिया जी को 25 अगस्त 2017 को मैंने लेटर लिखा। ये है, उसका भी अभी तक जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने शेड्यूल ट्राइब के जो चेयरमैन है, उनका नाम है नंद कुपर साय जी, उनको भी मैंने लेटर दिया, लेकिन उसका भी अभी तक जवाब नहीं आया है। तो मैं क्या समझूं? सर बीच में और थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको एक बार, कि कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे जो लग रहा है ये पूरा जो पोजीशन आपने जिस तरीके से बताया स्टेप टू स्टेप पूरा, जो दो फिल्मों का एग्जांपल मैंने दिया और ऐसे एक दो फिल्म और भी हैं, मुझे लगता है कि उनके जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो कास्ट थी उसमें, वो मैक्सिमम उस मनुवादी समाज से आती है, ब्राह्मणवादी समाज से आती है। हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे, हम ब्राह्मणवादी और मनुवादी सिस्टम पर मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि वो उस सिस्टम से आते हैं इसलिए उनकी फिल्म पर इस तरह के कोई बैन नहीं लगते हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि आप उस समाज से आते हैं और उस समाज के लिए आपने काम किया, उसको जागरूक करने के लिए या उसको बराबरी लाने के लिए, उठाने के लिए, तो इसलिए ये फिल्म को रोक के। ब्रदर, आपने जो सवाल किया है, मैं उसका देखो, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैंने कल ही कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, ना सोशल संगठन से। उसका जवाब मैं इस चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। जो फिल्म काला आई थी, 2-4 वर्ड थे जय भीम के, कुछ ऐसे कुछ मोमेंट्स थे, एक आधा सीन था, 1-2 सीन्स थे। लेकिन इस दलित कम्युनिटी ने, अंबेडकर राइट के एक्टिविस्ट ने इस फिल्म को इतना सिर पर लिया। नंबर 1, ये जो 15 आर्टिकल फिल्म आई थी, अब ये जो खुराना जी है वो खुद ब्राह्मण समाज के हैं। मैं कास्टिज्म, आपने सवाल किया इसीलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है। अभी रजनीकांत ने उस फिल्म में काम करने के लिए मेरे ख्याल से नियर अबाउट 50 करोड़ रुपए लिया होगा। ओके, खुराना ने भी नियर अबाउट 10 करोड़ के आसपास उन्होंने लिया होगा। अब ये बिजनेस के लिए उस कास्ट को इम्प्रेस करके वो उन्होंने बिजनेस का टारगेट देखा है। और मैं खुद उस कम्युनिटी में मैं पैदा हुआ हूँ। मुझे यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपसे। ये दोनों जो स्टार है वो ब्राह्मण कम्युनिटी से है, अपर कास्ट के है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया और हाथ में कुछ नीला झंडा लिया। तो हमारी कम्युनिटी ने इस दोनों फिल्म को इतना सिर पर ले लिया ताकि वो उसको फिल्म को रिलीज करने के, यानी कि उनको मजबूर किया सेंसर बोर्ड और गवर्नमेंट को। लेकिन मैं जिस कौम में पैदा हुआ हूँ, दलित कौम में, और मैं खुलकर बोल रहा हूँ, यस आई एम ऑल्सो दलित, फिर मुझे कितना सपोर्ट करना चाहिए था इस कम्युनिटी ने, तो मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया गया? तो मैं क्या समझूं? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे तो अपनों ने फंसाया, औरों में नहीं फंसाया। सॉरी, मुझे तो अपनों ने फंसाया, औरों में कहाँ दम था। मेरे फिल्म पर जहां बयान आ गया वहां गद्दारों का माहौल था। मैं क्या समझूं? मुझे ब्राह्मणों ने नहीं फंसाया। ब्राह्मणों ने इस फिल्म पर बैन लगा के, यानी कि मनुवादी ने इस फिल्म पर बैन लगा के उन्होंने 100% अपना काम, वर्क, जो उनका मेंटेलिटी है वो उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन मैं जिस कौम पर पैदा हूँ, मैं ज़्यादा महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उस कौम से जन्म लिया है। ओके, अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं मसाला वाली फिल्म बनाता, ऐसे शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हो गई, और भी कई फिल्में और भी कई सब्जेक्ट है, अगर मुझे पैसा कमाना होता तो। लेकिन आई एम ए रियलिस्टिक प्रोड्यूसर, आई एम ए रियलिस्टिक डायरेक्टर, आई एम ए रियलिस्टिक एक्टर। मैंने आज भी किसी भी फिल्म में क्योंकि मैं देवानंद साहब का मैं चेला हूँ, देवानंद साहब ने इस इंडस्ट्री को, इस देश को हमेशा एक नया मैसेज देने वाली फिल्म को उन्होंने निर्माण किया है। अब रही बात, आप अंदाज़ा लगाइए, इस देश में 2 बार भारत बंद हुआ, 2 बार भी इस फिल्म का जिक्र नहीं किया गया। तो मैं क्या समझूं? मैं
क्या समझूं? उसका जवाब सोसाइटी दे। हर बार हम मनुवाद मनुवाद को दिन से रात तक हम मनुवाद की बात करते हैं, तो ये क्या है? ये इंटरनल मनुवाद है। ये जब तक हम इंटरनल मनुवाद को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम एक्सटर्नल मनुवाद का बाल भी बांका नहीं कर सकते। आज मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है, सॉरी महापरिनिर्वाण दिन है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, आज है। तो आज इन सभी महापुरुषों ने मनुवाद के खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ी थी, लेकिन इंटरनल मनुवाद को हमने कभी खत्म किया? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर भी इंटरनल मनुवाद के विक्टिम है। आज़ादी के बाद 2 बार चुनाव हो गए। एक पहला चुनाव 1952 बॉम्बे, काजरोलकर चमार कम्युनिटी के, उन्होंने बाबा साहब को हराया। दूसरा चुनाव भंडारा 1954, उस वक्त भाऊ साहेब बोरकर, जिस कौम में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए थे, उसी कौम के एक शख्स ने बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन बाबा साहब को हराया। तो ये दोनों भी दलित कम्युनिटी से रिलेटेड थे, दोनों भी शेड्यूल कास्ट थे, और जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, जिन्होंने संविधान रूपी मंदिर को निर्माण किया, ऐसे महापुरुष को क्यों उन्होंने जाने नहीं दिया? इसका मतलब है कि इंटरनल कास्टिज्म, अभी तक इंटरनल कास्टिज्म इतनी मजबूत है। आज भी चमार वाल्मीकि में टकराव है, धानुक फांसी में टकराव है, फांसी रेगर में टकराव है, महाराष्ट्र में जाओ मातंग चमारों में टकराव है, चमारों में बुद्धिस्ट में टकराव है, बुद्धिस्ट और कहीं कास्ट से टकराव है। तुम गुजरात में जाओ बुनकर चमारों में टकराव है। अरे ऐसे ऐसे मैंने मोहल्ले देखे हैं भाई, सिर्फ यहाँ चमारों को घर मिलेगा, सिर्फ यहाँ भुनकर को घर मिलेगा। भाई ये क्या है? ये मैं एक मेकर के हिसाब से इस चैनल के सामने मैं बात कर रहा हूँ। ये जब तक मनुवाद जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक आपको इन महापुरुषों का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा रियल स्टेटमेंट है। साथियों, आप सुन रहे थे हमारे चैनल पर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर सीनियर एक्टर भी हैं और जिन्होंने पूरा अपना जीवन की जो मेहनत की कमाई है, पूरा एक समाज को संदेश देने के लिए एक फिल्म पे काम किया, जो फिल्म एक तरफ ब्राह्मणवाद मनुवादी मानसिकता का शिकार हुई अकॉर्डिंग टू प्रशासन अगर हम देखें तो, दूसरी बात अगर हम सामाजिक तौर पे देखें तो वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज का भी शिकार हुई है, क्योंकि बहुजन समाज के जो लोग जो समाज की बात करते हैं उनके साथ कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आकर के वो खड़े नहीं हुए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पर भी बहुजन समाज को जो मुद्दे अभी हमारे रोक्सन साहब ने उठाए उन पर सोचना चाहिए और उन चीज़ों को ख़त्म करने का काम भी करना चाहिए। तभी हम कहीं ना कहीं वो साहब काशीराम जी को एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी, या बाबा साहब के जो विचारों की बात करते हैं पूरे दिन अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं, उनके लिए उनको एक सबक लेने की ज़रूरत है रोक्सन साहब को सुन करके, और उसमें एक बदलाव की ज़रूरत है। जी जी पॉइंट रहा है। तो ये सब मूवमेंट्स करने के बाद मैंने यानी कि 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैक्सिमम यानी कि ऑलमोस्ट मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इस देश के ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पार्टी के चीफ्स को मैं मिला, यानी कि जो उनके जो चीफ होते हैं, उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको मिला, उनके लीडर को मिला। मुझे उसमें से कोई मुझे आउटपुट नहीं मिला। जितने सोशल संगठन है उसी सोशल संगठन से उनके भी चीफ को मैं मिला, लेकिन उनसे भी कोई मुझे जस्टिस नहीं मिला। आखिर दिन हर रोज मरने से बेटर मैंने एक दिन मरना पसंद किया, और मैंने इस फिल्म को 18 अप्रैल यानी कि 18 अप्रैल 2019 को नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म गांव है, बर्थ प्लेस वडनगर गुजरात में, उनके घर के सामने मैंने इस फिल्म की होली की, उस फिल्म को मैंने जला दिया। जो फिल्म मेरे खून से बनी थी, मैंने मेरे पूरे करियर को मैंने जला दिया, और उसके लिए मैं ब्राह्मण को कभी भी दोषी नहीं ठहराऊंगा। उसके लिए एक इस कम्युनिटी ने मुझे यहाँ इस सपोर्ट नहीं किया। तो साथियों, आप रोक्सन साहब का दर्द आपने सुना, और क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उस दर्द को, क्योंकि मैं खुद फिल्म लाइन से हूँ, करीब 25-30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, कि एक फिल्म बनाना क्या, एक शॉर्ट फिल्म बनाना भी एक बहुत मुश्किल काम है,
ये तो आपका तो पूरा बड़ा फिल्म था, फीचर फिल्म था बड़े लेवल का, तो उसमें क्या है कि पूरा जीवन की जो कमाई है वो लग जाती है आदमी, और उसके बाद में अगर वो सफलता ना मिले तो वो कहीं ना कहीं टूट के कगार पे चला जाता है। तो मैं अपील करूंगा बहुजन समाज के अपने साथियों से और ख़ास तौर से अपने कम्युनिटी के लोगों से कि ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से हों, चाहे वो यूट्यूब चैनल का माध्यम हो या फिल्म का माध्यम हो, तो उस समाज को कहीं ना कहीं आगे आके सपोर्ट करना चाहिए। इसी के साथ विदा लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे रोक्सन साहब से। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो यूट्यूब पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 316957686551। IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।